मशहूर, मैं क्या कहूं, चोर कहूं, डाकू कहूं, क्या कहूं, क्योंकि जनता चुन के दिए कांग्रेस पार्टी को कि भैया महाराष्ट्र में आपकी हुकूमत होना चाहिए, कर्नाटक में आपकी हुकूमत होना चाहिए, मध्य प्रदेश में आपकी हुकूमत होना चाहिए। और इसके पहले भी जितने भी मेघालय, गोवा, ये सभी हमने जीत के आए थे, लोगों के आशीर्वाद से आए थे, लेकिन उन्होंने तोड़ फोड़ कर लोगों को एक एक करके लेके गए। किसी को पैसे दिए, किसी को लालच दिखाया, किसी को ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीसी का, हर चीज का उनको डरा धमका के अपने तरफ लेकर वो हुकूमत बना रहे, आगे भी यही कर रहे हैं और करने वाले हैं। इसीलिए हमको एक होकर लड़ना है। और बहुत वो राहुल गांधी से डर रहे हैं, क्योंकि वो जब बाहर निकले तो उस वक्त तो उनको ऐसा हुआ कि भाई ये 3570 किलोमीटर राहुल गांधी चलेंगे। ये उनको पहले तो इसको ऐसा ही हवा में बात करते थे, जब खुद राहुल गांधी जी आज 125 दिन चलकर अब करीब 3570 किलोमीटर के नजदीक जब है, मंजिल को जब पहुंच रहे हैं, अब घबराहट शुरू हो गई है। इसीलिए चुनाव की तैयारी अब से शुरू किए हैं। मोदी जी, बीजेपी के लोग अभी से, उन्होंने 2 दिन का कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने देश के सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा, देश के भलाई के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा, 400 दिन में हम इलेक्शन कैसा जीतना, किस तरीके से जीतना, यही उनका प्लान, दूसरा प्लान नहीं है। तो इसीलिए ये राहुल जी के तरफ से मैं कह रहा हूं, दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, मेरे गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, मेरे गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रुबारूब होने पर सलाम किया करते हैं। तो ये डरते हैं और आज पैसे के बल पे, वो ईडी के बल पे अपने कब्जे में पूरा देश रखना चाहते हैं। मैं एक कहानी मुझे याद आ रही है, लेकिन बोलूं या न बोलूं, इसीलिए मैं पहले ही सोचा था, लेकिन उससे कुछ और नई बात निकलना, क्योंकि मीडिया में कुछ छोटी सी बात भी हमारी चली गई तो उसको अलग थलग से बोलते हैं। हम तो जो कहानियां आरएसएस और बीजेपी अपने किताबों में लिखी है, लोगों को पढ़ाती है, वही कहानियों का उदाहरण जब हम देते हैं तो हमको वो बोलते, देखिए मोदी जी को खरगे जी ने रावण बोला, मोदी जी को फलाना बोला, ये सब वो लोग हमेशा ये कहते हैं। तो इसलिए मैं वो तो छोड़ देता हूं, लेकिन पंजाब ऐसी धरती है, यहां तो 5 नदियां बहती है, इसीलिए तो इसको पंजाब कहा गया है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो पंच प्यारे थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के, वो एक प्यारा चांद जिसको साहेब सिंह कहते हैं, वो मेरे जिले से आते हैं, बीदर से आते हैं, और बीदर का ही पैदाइश हूं। और वहां से आकर उन्होंने ये जो पंच प्यारे थे और जिन्होंने अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे, उस जिले से ही मैं आता हूं। यहां से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी
वो गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बनकर वहीं पर उनको वहां पर बीदर में है। फिर नांदेड़ का तो आप जानते हैं, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। अंतिम उनका जो भी संस्कार हुआ वो नांदेड़ में हुआ, वो भी बीदर से 100 किलोमीटर के ऊपर दूर है। तो इतने नजदीक, और सिख समाज या पंजाबी इतने बहादुर है, शायद इस देश को रक्षा करने में सबसे ज्यादा अगर किसी का हिस्सा है तो आप लोगों का हिस्सा है। आपने सबको रक्षण दिया है, इसीलिए तो सभी आज बोल रहे हैं, दूसरे कोई ज्यादा नहीं बोलते। आप जिंदा रखे सबको, आप प्रोटेक्शन दिए, इसीलिए सभी लोग आज खुशहाली की तरफ जा रहे हैं, बात कर रहे हैं और कहते हैं। तो इसीलिए एक यहाँ की धरती पे समानता की धरती है, जो सिख धर्म सिखाता है, इसकी जो नींव डाली है भेदभाव मिटाने के लिए डाली है। और भेदभाव कहीं मिटा है तो वो पंजाब में सिखों ने भी मिटाया है। और अगर यही काम दूसरे लोग भी करते तो हमारे देश में, हमारे धर्म में, और आज जो बीजेपी बहुत उछल के बोलती है कि हमको ये करना है वो कर, अरे भाई समानता तो लाओ पहले। आरएसएस के लोग को पूछता हूं, संविधान की पूजा आप नहीं करते, मनुस्मृति की पूजा करते हो, आप मनु की पूजा करते हो, लेकिन हमको बोलते हो हम समानता लाएंगे और हमको सरकार दो। और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो मनुस्मृति की पूजा करते हैं। और इस देश में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो संविधान बनाया, उसकी पूजा वो नहीं करते और उसको स्वीकार नहीं करते। गोलवलकर गुरुजी हो या दूसरे उनके जितने हेगड़ेवार हो, ये सभी कभी भी संविधान के यानी संविधान के लिए बात नहीं करते, वो अपनी ही बात करते हैं। अगर संविधान नहीं होता तो आज समाज में जो समानता की भावना है या लोकतंत्र की भावना है, हम एक है कि आवाज है, जय हिंद का नारा जो उठता है, ये किस लिए उठता है कि संविधान रहने के वजह से हम सब कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है। लोकतंत्र रहने के वजह से हम सब लोग एक होकर यहाँ पर इस हिंदुस्तान को एक रखे हैं। यही गुरु नानक जी ने बोला। हिंदुस्तान शब्द जो आया है वो गुरु नानक जी ने पहले लाया है और किसी ने नहीं कहा। मैं आते वक्त पढ़ रहा था उनका लिटरेचर, तो हिंदुस्तान को अगर कायम रखना है, हिंदुस्तान में एकता रखना है, मिल के चलना है, नफरत की राजनीति को अगर छोड़ना है तो संविधान को बचाना होगा। और मैं उन दलितों से अपील करता हूं, गरीबों से अपील करता हूं, पिछड़े हुए लोगों से अपील करता हूं, अगर संविधान का अस्तित्व नहीं होता तो आज आपकी हालत कभी सुधरी नहीं होती थी, नहीं सुधरती थी। आप में कोई कलेक्टर नहीं बनता था, आप में कोई एसपी नहीं बनता था, आप में कोई डीजी नहीं बनता था, आप में कोई प्रोफेसर नहीं बनता था, आप में कोई डॉक्टर नहीं बनता था, आप में कोई इंजीनियर नहीं बनता था। ये किसने किया? आजादी कांग्रेस पार्टी ने लाई, जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका प्लान किया और बाबा साहब अम्बेडकर के तरफ से उसको संविधान बनाने के लिए उन्होंने रूपरेखा डाल के दी। तो भाइयों, सबसे ज्यादा अगर किसी को मेहनत करना है तो दलितों को, पिछड़े हुए लोगों को, माइनॉरिटीज को और महिलाओं को, क्योंकि मनुस्मृति में हो या आरएसएस में महिलाओं को कोई जगह नहीं है। महिलाओं को नीचे देखा जाता है, वो पढ़ने के लिए उनमें इजाजत नहीं है। जैसा
मैं सुना, परसों देख रहा था, तालिबान वाले वहां पर जो शिक्षा लड़कियां पाने के लिए कोशिश करते हैं, उनको तबाह और तंग करते हैं। वैसा ही हमारे पास था और आज भी उसको लाने की कोशिश आरएसएस और बीजेपी कर रही है। उसको रोकना तुम्हारा काम है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, ज्यादा कुछ न बोलते हुए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, युवाओं को नौकरी के लिए, और किसान, जिस किसान की बात बहुत करते हैं बीजेपी वाले, किसान 750 किसान तो मर गए बॉर्डर पे एमएसपी के लिए और अपने किसान अपने डिमांड के लिए लड़ते लड़ते 750 मर गए। उसके बारे में मोदी को चिंता नहीं, कभी वो आंखों से पानी नहीं निकाले, कभी रोए नहीं। लेकिन हमारे पार्टी के लोग अगर छोड़कर उनके पास जाते हैं तो उस वक्त वो पार्लियामेंट में रोते रहते हैं। आपको मालूम हुआ, देखे नहीं अब तो बहुत से लोग, कि मैं नाम नहीं लेना चाहता किसका, कोई आदमी अगर हमारा पार्टी का अगर उनको सपोर्ट करता है, उसके बारे में बहुत चिंता करते हैं, किसानों के बारे में चिंता नहीं है। और सबसे ज्यादा लुधियाना में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत है, छोटे मोटे कारोबार है, इनको तबाह किसने किया? ये मोदी जी ने ही किया। डिमोनेटाइजेशन करके सबको तबाह किसने किया? मोदी जी ने किया। आज इतनी महंगाई बढ़ गई, किसने किया? ये मोदी जी ने। लेकिन फिर भी उनको कोई चिंता नहीं, वो हमेशा मस्त में रहते हैं, कैसा हुकूमत करूं, कैसा पार्टी में लाना चाहिए, वोट कैसा लेना चाहिए, इसी के बारे में चिंता करते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे ज्यादा वक्त न लेते हुए, तो जनता जरा चुप है, खामोश है, तो इसीलिए मोदी ये समझ रहे हैं, बीजेपी ये समझ रही है, भाई जनता तो चुप है, कोई गड़बड़ नहीं करती, तो चलता है, चलने दो, ये उनका रवैया है। तो मेरा कहना है, मैं तो इस वास्ते चुप हूं, मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा न बने, और तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। यानी मैं चुप हूं इसलिए तेरे खिलाफ कोई गिला नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी शिकायतें हैं, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। हमारे लीडर राहुल गांधी जी बाहर भी लड़े हैं, अंदर भी लड़े हैं, और अब सड़क पे आके भी वो लड़ रहे हैं। इसके लिए आप सबका साथ होना जरूरी है, और आप साथ दे रहे हैं, इसको यशस्वी बनाइए। इतना ही कहते हुए मैं आप तमाम लोगों को फिर एक बार धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़ी संख्या में आके उनको जो पुरजोर तरीके से मदद कर रहे हो, उनके साथ हो। इसीलिए फिर एक बार आपको नमस्कार करके मेरे बातों को खत्म करता हूं। जय हिंद। जी साथियों, एक जरूरी बेनती है, सिर्फ 1 मिनट के लिए सब ने इत्थों अपने खड़े होके साडे मैंबर पार्लीमेंट चौधरी संतोख सिंह जी, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हों की सेहत बिगड़ गई सी और स्वर्ग सिधार गए, उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि देने लई आपां ने सारे ने 1 मिनट खड़े होके ये जड़ा उन्होंने श्रद्धांजलि देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं अब निवेदन करना चाहता हूं, देश के जन नेता, जन नायक, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को कि इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी जी, आप सब आराम से बैठ जाओ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, हरीश चौधरी जी, राजा वरिंग जी, प्रताप बाजवा जी, अशोक गहलोत जी, दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी, शरणजीत सिंह चन्नी जी, सुखविंदर सिंह रंधावा जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्यारे कार्यकर्ताओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अब 4 महीनों से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है और आज हमारा पंजाब में आखिरी दिन है। देश में बीजेपी ने, आरएसएस ने नफरत का माहौल फैला रखा है। हिंसा, नफरत और डर का माहौल। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करते हैं, बीच में खाई बनाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा बोलने वाले लोगों को दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों से लड़ाते हैं। और डर फैलाने का काम करते हैं। इनकी सब योजनाएं किसी ना किसी को डर पहुंचाती है। और आप यूपीए की कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को देखेंगे, हमारी सारी की सारी योजनाएं डर को मिटाने की कोशिश करती है। मनरेगा, किसानों का कर्जा माफ, आदिवासी बिल, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, जो भी हम करते हैं, हम डर को मिटाने के लिए करते हैं। और जो भी ये करते हैं, ये डर फैलाने के लिए करते हैं। इनकी सब योजनाएं आप देखिए, किसानों की तपस्या 4 बजे सुबह उनकी तपस्या शुरू होती है, दिन भर चलती है। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, किसान तपस्या करता है, देश को भोजन देता है। कुछ ज्यादा सवाल नहीं पूछता, बस ये चाहता है कि इस देश उसकी मदद करे, उसका आदर करे। बाकी लोग बहुत चीजें मांगते हैं, इस देश का किसान कुछ नहीं मांगता। अब बीजेपी ने उनके लिए क्या किया? 3 काले कानून लाए।
इन कानूनों से किसानों के दिल में डर पैदा हुआ या शांति आई? डर पैदा हुआ ना। प्रधानमंत्री बीमा योजना, किसान से पैसा लेते हैं। ये देखो, ये देखिए, किसान से पैसा लेते हैं, बीमा के लिए किसान से पैसा लेते हैं, फिर सरकार का पैसा उसमें जोड़ते हैं। और मैं अब पूरे देश में चला हूं, किसी एक किसान ने मुझे नहीं कहा कि भैया जब हमारा नुकसान हुआ तो हमें बीमा का पैसा मिल गया। तूफान आता है, आंधी आती है, सूखा पड़ता है, किसान के दिल में डर पैदा होता है। उसको कम करने के बजाय बीजेपी उसको बढ़ा देती है। पूरे देश में, हर प्रदेश में, कभी आप इन सड़कों पे 4 बजे सुबह चलोगे तो आपको इन सड़कों पे युवा दौड़ते हुए दिखेंगे। आर्मी के लिए तैयारी करते हैं, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, सीआरपीएफ, बीएसएफ के लिए तैयारी करते हैं, रनिंग करते हैं। आपने देखे ना, तिरंगे की रक्षा करना चाहते हैं। सोचते हैं कि सेना में जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे और देश हमारी रक्षा करेगा। कैसे रक्षा करेगा? पेंशन देके, 15 साल की सर्विस देके, अगर कोई शहीद हुआ तो उसके परिवार की रक्षा करके। लाखों युवा सपना देखते हैं। अग्निवीर योजना ने इनका डर कम किया या बढ़ाया? बढ़ाया ना। अग्निवीर योजना ने हिंदुस्तान की सेना को मजबूत किया या कमजोर किया? यह हिंदुस्तान का हर नागरिक समझता है, यह सेना के सब सिपाही समझते हैं। आज बोल नहीं पा रहे वो अलग बात है, मगर अग्निवीर योजना ने जो 3 काले कानूनों ने किसानों के साथ किया, वही अग्निवीर योजना सेना के साथ कर रही। लुधियाना स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर हुआ करता था। चाइना से मुकाबला करता था। एक मेड इन चाइना हुआ करता था, दूसरा मेड इन लुधियाना होता था। ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल्स, साइकिल, जालंधर में स्पोर्टिंग गुड्स, पूरी दुनिया में आप भेजते थे। नोटबंदी ने उनके दिल में डर मिटाया या पैदा किया? गलत जीएसटी ने उनके दिल में डर मिटाया या पैदा किया? तो जहां भी ये योजना लाते हैं, इनका लक्ष्य होता है कि किसी ना किसी को डराओ और उसकी जो तपस्या का फल है उससे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 अरबपतियों को पकड़ा दो। समाज में जब डर पैदा होता है
नफरत फैलाना बहुत आसान होता है। अगर किसान के दिल में डर है, आसानी से उसको नफरत में बदला जा सकता है। अगर छोटे व्यापारी के दिल में डर है, आसानी से उसको नफरत में बदला जा सकता है। तो इनका यही काम है, देश में डर फैलाओ और उसको नफरत में बदलो। ध्यान उधर करो और हिंदुस्तान के जो तपस्वी हैं, जो उनका है वो छीन के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों को दे दो। क्यों? क्योंकि उद्योगपति इनकी पार्टी के मार्केटिंग करते हैं। 24 घंटा मीडिया पे आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। कभी टीवी ऑन करके देखो, आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। किसान के सामने जो समस्या है, महंगाई, खाद की कमी, बीमा योजना, इनके बारे में आपने मीडिया में कभी चर्चा देखी है? गलत जीएसटी के बारे में, नोटबंदी के बारे में आपने अभी मीडिया में आपने कभी चर्चा देखी है? दिख नहीं सकता। क्योंकि इनका लक्ष्य, और इनकी गलती नहीं है, जो यहां है इनकी गलती नहीं है, जो इन मीडिया हाउसेस को कंट्रोल करते हैं, उनका लक्ष्य सच्चे मुद्दे पर हिंदुस्तान का ध्यान ना चला जाए। 24 घंटा यही करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जेब काटी जा रही है। जेब कतरा जब जेब काटता है, सबसे पहले वो अकेला नहीं आता, 2-3 लोग आते हैं। पहला काम क्या करता है वो? पहला काम वो आपके ध्यान को कहीं और ले जाएगा, और जैसे आपका ध्यान उधर गया वैसे आपकी जेब काटेगा। सही है ना? कभी जेब कतरे ने ये तो नहीं कहा भैया अपनी पॉकेट को देखो, अपने बटुए को देखो, कभी नहीं कहेगा। कहेगा देखो उधर देखो, देखो उधर देखो, ऐश्वर्या राय की ओर देखो, शाहरुख खान की ओर देखो, विराट कोहली की ओर देखो, हिंदू मुस्लिम की बात करो। और जैसे उधर ध्यान गया, फटाक पीछे से गई। तो ये कर रहे हैं ये जेब कतरा 1000, 2000, 5000 रुपए चोरी करता है, ये लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता से छीन लेते हैं। इसलिए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, नफरत के खिलाफ हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा। आपने इतना प्यार दिया, इतनी मदद की, मैं आपको यहां 2 घंटे 3 घंटे बोलूं तब भी नहीं समझा पाऊंगा। आपने कितनी स्ट्रेंथ दी हमें। सड़क पे कोई गिरता था, चोट लगती थी, एकदम आप मदद करते थे। यात्रियों ने हमें कहा कि ढाबों में उनसे कोई पैसा नहीं लेता था। पंजाब के लोग कहते थे भैया भारत जोड़ो यात्रा पे हो, हां चलो फ्री में खाना खाओ, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। यह सच्चाई है आपकी। इसको आप मोहब्बत कह लो, इसको आप पंजाबियत कह लो, अलग अलग नाम है, मगर आपने ये दिखाया, तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। 1-2 प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर दी मेरे लिए, गंभीर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब दिल्ली के परोठे से काम नहीं चलने वाला, अब नहीं चलने वाला।
वो मक्के की रोटी सरसों का साग दिल्ली वाला नहीं चलेगा अब। मैं सोच रहा था मैं अपनी मां के घर जाता हूं, उनको सरसों का साग मक्के की रोटी बहुत अच्छी लगती है। मैं सोच रहा था उनको बताना पड़ेगा कि ये आपका फेल है, इससे काम नहीं चल रहा है, इसको आप बदलिए, वो पंजाब वाला लाइए। तो आप में इनोवेशन भी है, देखो देसी पिज्जा। आप किसी का भी मुकाबला कर सकते हो, और आपका जीने का तरीका आपका है, आपके ऊपर चीजें थोपी नहीं जा सकती। आपकी भाषा है, आपके गुरु हैं, आपकी हिस्ट्री है, आपका इतिहास है, और ये नया नहीं है, ये सालों से चल रहा है। मैंने जानबूझ के पगड़ी पहनी क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि आपकी जो हिस्ट्री है, जो रास्ता आपके गुरुओं ने दिखाया है, उसका मैं आदर करता हूं, उसके सामने मैं सिर झुकाता हूं, और वो मेरा रास्ता भी है। और उससे भी मुझे बहुत सीखने को मिलता है, हर रोज सीखने को मिलता है। पिछली मीटिंग में मैंने कहा, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के बारे में कहा, उनको कहा कि भगवंत मान जी, पंजाब को रिमोट कंट्रोल से नहीं चलने दीजिए। ये मैंने मामूली बात नहीं कही है। सबसे पहले मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ लोकसभा में बैठे थे, आप में और अरविंद केजरीवाल जी में बहुत फर्क है। आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के स्टेज से कह रहा हूं, मगर पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं मैं क्यों कह रहा हूं। एक कार्यकर्ता है, सड़क पे मेरे साथ चल रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक है, कांग्रेस पार्टी का है, मैं किसी और से चेक करता हूं। सड़क पे साइड पे किसान मिले। पहले मैंने उनसे खेती के बारे में पूछा, फिर मैंने पूछा भैया बताइए, ये आम आदमी पार्टी की नई सरकार आई है, इसने क्या किया? नहीं, उसका जवाब था कि ये रिमोट कंट्रोल सरकार है। मुझे अच्छा नहीं लगा। आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी पंजाब में लड़ेगी, हम आपको हराएंगे, वो अलग बात है, वो अलग बात है। मगर अगर एक किसान कहे रिमोट कंट्रोल सरकार है और मैं पूछूं रिमोट कंट्रोल मतलब, और वो कहे राघव चड्ढा मतलब आरसी, तो ये सही बात नहीं है। यहां पे कांग्रेस पार्टी के नेता खड़े बैठे हैं,
गुजरात में आपका पैसा गुजरात के चुनाव में इस्तेमाल किया जाए, गुजरात में एडवर्टाइजमेंट्स दी जाए आपके पैसे से, यह सही नहीं है, ये गलत है। ये पंजाब के लोगों का पैसा है। और मैं फिर से कहता हूं कि भगवंत मान जी मुझे अच्छे लगते हैं, मगर पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। आपने खूब सपोर्ट की, नफरत के बाजार में आप सब ने मोहब्बत की दुकान खोली, इसके लिए आप सबको दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। यात्रा शुरू हो जाएगी। अभी से सभी लोग सड़कों पर चलने के लिए तैयार हो गए हैं। जो बैठे हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 4:30 बजे भारत जोड़ो यात्रा में आप सभी शामिल हो जाओ।